वो इसे लेकर बाथरूम की तरफ बढ़ी। कहाँ लिए जा रही हो मुझे? सीमा हैरत ज़दा। आओ तो। राजदा इसे लेकर बाथरूम में दाखिल हुई और फिर इसने पलट कर दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद करने पर सीमा कुछ बोलने ही वाली थी कि इसकी नजर नीलम की लिखी हुई तहरीर पर पड़ी। अकबर, मैं तुम्हारी हूँ, मुझे भूल न जाना। ये क्या है? सीमा ने परेशान होकर पूछा। और मैं तुम्हें बताती हूँ ये सब क्या है। ये कहकर वो सीमा को बाथरूम से निकाल लाई। सीमा, क्या तुम्हारा जिन भूतों पर यकीन है? राजदा ने पूछा। हाय, जिन भूतों से मुझे तो बड़ा डर लगता है। सीमा ने जवाब दिया। क्या तुम जानती हो कि जिन खूबसूरत लड़कियों पर आशिक हो जाता है? हाँ, मैं जानती हूँ। हमारी अम्मी की दूर के रिश्तेदारों में एक वाकया हो चुका है। एक जिन ना सिर्फ लड़की पर आशिक था बल्कि इसने इससे शादी करने के लिए अपना रिश्ता भिजवाया और रिश्ता नामंजूर करने पर संगीन नताज की धमकी दी। वालिदैन मजबूरन इस रिश्ते पर राजी हो गए। इस लड़की की बाकायदा बारात आई, निकाह हुआ, शादी की तमाम रस्में अदा की गई और लड़की को रुखसत कर दिया गया। इस जिन ने बस्ती से हटकर एक मकान ले लिया। वो लड़की इस जिन के साथ रहती है। माँ बाप के अलावा इस लड़की से मिलने कोई नहीं जा सकता, सीमा ने बताया। फिर वो खौफ से लरस कर बोली। हाय राजदा, ये कैसी दिल दहलाने वाली बात है। ऐसी ही दिल दहलाने वाली बात इस घर में भी हुई है। नहीं भाई। सीमा फौरन सिमट कर बैठ गई। क्या कह रही हो तुम? हाँ, मैं तुम्हें तफसील से सारी बात सुनाती हूँ। राजदा ने कहा। हमारी भाभी नीलम पर एक जिन आशिक है। फिर राजदा ने किस्से को ट्रेन से शुरू किया और शादी के बाद इन 4 महीनों में जो भी वाकयात रूनुमा हुए इनका तफसील से जिक्र किया। सीमा इस सारी कहानी को दम बखुद होकर सुनती रही। जब किस्सा खत्म हुआ तो सीमा के चेहरे पर की रंगत उड़ गई। इसने खौफजदा होकर नीलम की तस्वीर को देखा, फिर सिंगार में इसके आईने में खुद को देखा। उसी शक्ल नीलम से काफी मिलती। इसने सोचा अकबर तो इस पर आशिक हुआ नहीं, लेकिन अगर कहीं जिन ने इसे देख लिया तो हो सकता है वो इसे भी अपने साथ ले जाए। इस तस्वुर ने इसकी सिट्टी गुम कर दी। फिर जो वो इस घर से भागी तो उसने पलट कर पीछे नहीं देखा। 2-3 दिन बाद मालूम हुआ कि सीमा वापस इस्लामाबाद चली गई। हालांकि इसका यहाँ काफी दिन रहने का प्रोग्राम था। साबरा को बड़ी हैरत थी कि सीमा ने अचानक घर में आना क्यों बंद कर दिया और क्यों इतनी जल्दी कराची छोड़ गई। राजदा ने साबरा को कुछ नहीं बताया और इसने सीमा को भी कसम दी थी कि वो ये किस्सा किसी और को ना बताए। साबरा अकबर के मर जाने की वजह से बहुत परेशान थी। बाबर का ख्याल था कि ये सब बात साबरा की वजह से हुआ है, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मैंने इससे कब कहा कि वो मरी चला जाए? साबरा ने सफाई पेश की। तुमने इस पर सीमा को तो मुसल्लत कर दिया था। बाबर ने खफी से कहा। ये सब मैंने इसके भले के लिए किया था। साबरा बोली। सीमा की वजह से नीलम की याद ने शिद्दत इख्तियार कर ली, इसलिए वो चला गया। अब क्या होगा? साबरा ने घबरा कर कहा। मुझे क्या मालूम? बाबर लातालकुई से बोला। आपने इसे मरी जाने की इजाजत क्यों दी? साबरा उलझ पड़ी। मैं अगर इसे इजाजत ना देता तो भी वो चला जाता। ऐसा करे आप खुद मरी चले जाएगी, वो जाने कहाँ भटक रहा होगा, साबरा ने तशवीश से कहा। साबरा माँ थी, अकबर इसका इकलौता बेटा था। इसकी तशवीश बजा थी। सरगाम और दादा गफूर से जो मालूमात नीलम के बारे में मिली थी, इसके मुताबिक नीलम दरख्तों के घिरे एक मकान में थी और ये कोई पहाड़ी इलाका था। अगरचे ये बात यकीन से नहीं की जा सकती थी कि नीलम किस पहाड़ी मकाम पर है। ये खेल पाकिस्तान के किसी भी पहाड़ी मकाम पर हो सकता था, लेकिन क्या से कहता था कि ये मकान मरी में है। मामू फुरकान से जब अकबर ने इस मामले पर बात की तो उन्होंने भी ये अंदाजा लगाया कि नीलम मरी में हो सकती है। अकबर ने इस मसले पर ज्यादा ना सोचा। इसने अल्लाह का नाम लिया और मरी की तरफ प्रवास कर गया। मरी पहुंचकर इसने एक अच्छे होटल का इंतखाब किया और सामान रखकर बाहर निकल आया। पहले दिन इसने कुछ ना किया, सिर्फ मरी की एकलौती सड़क पर इधर से उधर घूमता रहा। वो एक एक लड़की का चेहरा गौर से देखता और आगे बढ़ जाता। ख्याल था कि शायद इस तरह कहीं नीलम दिखाई दे जाए। इसने होटलों के चक्कर भी लगाए, लेकिन कोई कामयाबी ना हुई। रात को थक हार कर वो अपने होटल लौट आया। होटल से इसने कराची बाबर को फोन किया, अपने खैरियत से मरी पहुंचने की इतला दी और जिस होटल में ठहरा था इसका नाम और कमरा वगैरह बताया। फिर दिन भर की कारगुजारी बयान की और दोबारा फोन करने का वादा करके रिसीवर रख दिया। चांद और चांदी से नीलम को हमेशा से दिलचस्पी थी। चांदनी इस पर सैर फूंक देती थी। इस वक्त भी वो खिड़की में खड़ी यही सोच रही थी। इसको लाहौर याद आ रहा था। फिर लाहौर से इसका जहन शादी और कराची की तरफ मुंतकिल हो गया। कराची शहर याद आया तो अकबर का चेहरा उभरा। वो चांद में इसका चेहरा तलाश करने लगी और चांद देखते देखते इतनी महव हो गई कि इससे पता ही ना चला ये कर्ल इसके पीछे आ खड़ा हुआ है। सैदपुर के जिन ने जब अपना जलता हुआ हाथ इसके शाने पर रखा तो वो एकदम चौंक उठी। ओह, मैंने महवियत तोड़ दी। चांद में डूबी हुई थी शायद। वो हंसा। नीलम ने कोई जवाब न दिया। वो खामोशी से वापस पलटी और बेड पर आकर बैठ गई। मेरा ये मतलब तो ना था, सैदपुर का जिन का बोला। काफी देर से खड़ी थी। खड़े खड़े थक गई मैं, नीलम ने वजाहत की। खड़े खड़े थक गई या मेरा खिड़की के करीब आना पसंद ना आया? कर ले तंज किया। मैं खिड़की में खड़ी अकबर से तो बात नहीं कर रही थी। नीलम ने तंज का जवाब तंज में दिया। चांद को तो देख रही थी? कर ने सवाल किया। हाँ, देख रही थी। क्या पता चांद में महबूब की शक्ल दिखाई दे रही हो। सैदपुर के जिन ने तीर चलाया। काश ऐसा होता, नीलम ने इसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। तुम्हारा जी तो चाहता होगा कि अकबर किस तरह यहाँ पहुंच जाए। काश वो पहुंच सकता। नीलम जिद पर उतर आई। खैर, इसका यहाँ पहुंचना तो इतना मुश्किल नहीं, लेकिन वो यहाँ पहुंचकर करेगा क्या? वो मुझे यहाँ से अपने साथ ले जाएगा। नीलम ने सिर जलाया। ये कहकर सैदपुर के जिन ने एक जोरदार कहका लगाया। वो तुम्हें कहाँ ले जाएगा? मेरे सामने वो कल का लोंडा है। तुम्हें ले जाने के बजाय कहीं खुद ना फंस जाए। तुम इसका क्या बिगाड़ लोगे? नीलम गुस्से में आ गई। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अभी से क्या कहूँ? सैदपुर के जिन ने हंसकर कहा। इतना तकब्बुर ना करो। मत भूलो कि कभी कभी चूंटी भी हाथी को मार गिराती है। हर शख्स में कोई ना कोई कमजोरी होती है। तुम्हारी भी कोई कमजोरी होगी। ये तुमने ठीक कहा, वाकई मेरी एक कमजोरी है। वो क्या? नीलम ने चौंक कर पूछा। तुम मेरी कमजोरी हो, सैदपुर के जिन ने बड़े जज्बाती अंदाज में कहा, और तुम्हारी वजह ही से मैंने अकबर को बर्दाश्त किया है, वरना कब का मैं इसे अपने रास्ते से हटा चुका होता।
तुम इसे क्या रास्ते से हटाओगे? एक दिन वो जरूर तुम्हें रास्ते से हटा देगा। नीलम भी जज्बाती हो गई। तुम्हारे ये ख्वाब क़यामत तक पूरा ना होगा। ये ख्वाब नहीं है कर्ल, मेरे दिल की आवाज है। जुल्म जब बढ़ता है तो मिट जाता है। कोई बात नहीं, अगर किस्मत में मिटना लिखा है तो मिट जाऊंगा, तुम्हारे लिए मिट जाऊंगा। सैदपुर के जिन ने इसका हाथ छूकर कहा, और मिटकर अपनी खुशी नसीबी पर नाज करूंगा। बहुत मोहब्बत है मुझसे? नीलम ने मुतासर हुए बगैर पूछा। हाँ बहुत सच्ची मोहब्बत है, हाँ बादल से बरसती बारिश की तरह सच्ची, कर ने जज्बाती लहजे में कहा। मेरा कहा मानोगे? हाँ, एक बात के सिवा जो कहोगी कर गुजरूंगा। फिर तो ये मोहब्बत ना हुई, खुदगर्जी हुई। आखिर कब तक कैद रखोगे मुझे कर्ल? ता क्यामत। अब तुम जो भी कहो मैं तुमसे जुदा होने का तस्वर भी नहीं कर सकता। सैदपुर के जिन ने मुस्कुरा कर कहा और फिर बैठे बैठे हाथ लंबा करके लाइट बुझा दी। इधर सैदपुर के जिन ने लाइट बुझाई, उधर अकबर ने अपने कमरे की लाइट बुझाई और बेड पर लेट कर करवटें बदलने लगा। सोते सोते इसने एक भयानक ख्वाब देखा। इस नीलम को शोलों में घिरा देखा। नीलम के कपड़ों में आग लगी हुई है और आग आग पुकारती वो इधर उधर भाग रही है। दरिया का किनारा है, नीलम इधर है, अकबर उधर है। दरिया में खतरनाक जानवर तैर रहे हैं। अकबर मुझे बचाओ, अकबर मुझे बचाओ। नीलम की दिलखराश चीखें से सुनाई देती हैं तो वो खूंखार जानवर की परवाह किए बगैर दरिया में छलांग लगा देता है। मैं आ रहा हूँ नीलम, वो जोर से चीखता है। वो जैसे दरिया में छलांग लगाता है वो पानी में गिरने के बजाय रेत पर गिरता है। दरिया अचानक खुश्क हो जाता है। वो दूसरे किनारे पर नीलम को देखता है, वो इसे दिखाई नहीं देती। तब वो घबरा कर नीलम नीलम पुकारता है। फिर इसकी आंख खुल जाती है। इसकी हलक में कांटे पड़ रहे थे और दिल तेजी से धड़क रहा था। उठकर पानी पीता है, फिर से नींद नहीं आती। रात का बकिया सब आंखों में काट देता है। सुबह फिर इसने मकान की तलाश शुरू कर दी। इस मरतबा मुखालिफ सिमत का रुख किया। इसने इधर उधर का चप्पा चप्पा छान मारा लेकिन कामयाबी ना हुई। दरख्तों से घिरे इस मकान की तलाश में से शाम हो गई। अंधेरा होने से पहले वो अपने होटल लौट आया। दूसरे दिन इसने फिर नीलम की तलाश शुरू कर दी। और जो कहते हैं कि ढूंढने से खुदा भी मिल जाता है, सच कहते हैं। हरकत में बरकत होती है। ढूंढते ढूंढते बिलाखिर वो एक ऐसे मकान के पास पहुंच गया जो दरख्तों से घिरा हुआ था, ऊंचाई पर था और इसके आसपास दूर तक कोई मकान ना था। इस छोटे से खूबसूरत मकान को देखकर अकबर का दिल तेजी से धड़कने लगा। अगरचे इस बात की कोई गारंटी ना थी कि ये वही मकान है जहाँ नीलम कैद है, क्योंकि ऐसे तनहा मकान वो की दरियाफ्त कर चुका था। लेकिन इस मकान को देखकर अकबर का दिल जाने क्यों बेलियों उछलने लगा। ये मकान नीचे सड़क से बिल्कुल नजर ना आता था, एकदम अलग थलग था और इस तरह दरख्तों में छुपा हुआ था जैसे बादलों में चांद। इस वक्त दिन के 12 बज रहे थे। नीलम मकान के अंदर अपने बेड पर उदास लेटी थी। सैदपुर का जिन इस वक्त कमरे में ना था। फिर अचानक वो तेजी से शहजादे के रूप में कमरे में दाखिल हुआ और नीलम के नजदीक बेड पर बैठ गया। नीलम फौरन उठकर बैठ गया। अब क्या है? नीलम ने बेजारी से कहा। वो भी थोड़ी देर पहले ही इसके कमरे से गया था। वो आ गया है, सैदपुर के जिन ने इतला दी। कौन? नीलम ने पूछा। जिसे तुम हर वक्त याद करती रहती हो, सैदपुर के जिन ने वजाहत की। अकबर? मेरा अकबर? नीलम ने खुश होकर कहा। वो फौरन खड़ी होकर बोली, कहाँ है वो? बाहर खड़ा है, कर्ल ने बताया। कल तुम्हें मेरी कसम तुम इसे कुछ नहीं कहोगे। नीलम ने सैदपुर के जिन का हाथ पकड़ लिया। अगर तुम चाहती हो कि वो जिंदा सलामत चला जाए तो इससे कहो वो यहाँ से फौरन चला जाए। क्या मैं इससे मिल सकती हूँ? नीलम ने पूछा, बल्कि इल्तिजा की। हाँ मिल सकती हो, लेकिन आखिरी बार। आज के बाद से तुम कभी अकबर से नहीं मिल सकोगी, ये याद रखना। अच्छा ठीक है। नीलम ने बड़ी उदासी का और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। अभी वो दरवाजे के नजदीक ही पहुंची थी कि दस्तक की आवाज सुनाई दी। नीलम ने दरवाजा खोले बगैर पूछा, कौन है? अकबर ने फौरन नीलम की आवाज पहचान ली। वो बेकरार होकर बोला, मैं हूँ अकबर। नीलम दरवाजा खोलो। तब नीलम ने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा क्या खुला, गोया मुकद्दर खुल गया। नीलम को देखकर अकबर का दिल धड़कना भूल गया। वो बाहें फैलाकर नीलम की तरफ बढ़ा। मेरी नीलम। नीलम इसके बाहों में जाने का अंजाम जानती थी। वो तरह पीछे हटी जैसे वो अकबर ना हो, बजाय सैदपुर का जिन हो। अकबर तुम यहाँ क्यों आए हो? नीलम ने बड़े तशवीश भरे लहजे में कहा। अकबर की फैली हुई बाहें फैली रह गई। इसके होठों की हंसी फीकी पड़ गई। नीलम के सर्द रवैये ने इससे अंदर ही अंदर बड़ी तकलीफ पहुंचाई। इसका ख्याल था कि जैसे ही नीलम इसे देखेगी सब कुछ भूलकर इसके करीब आ जाएगी। नीलम इसे देखकर ऐसा जरूर करती, लेकिन वो सैदपुर के जिन से अच्छी तरह वाकिफ थी। वो नहीं चाहती थी कि अकबर को किसी किस्म का नुकसान पहुंच जाए। इसे ये बात भी अच्छी तरह मालूम थी कि अकबर सैदपुर के जिन की कैद से इसे आजाद नहीं करा सकेगा। वो इसकी मोहब्बत में यहाँ तक आ गया था, इतना बहुत था। नीलम अपनी मोहब्बत को किसी कीमत पर नुकसान पहुंचने नहीं देना चाहती थी, इसलिए वह इसके साथ बेरुखी से पेश आई थी। इससे सर्द रवैया रवा रखा था। नीलम मैं तुम्हें लेने आया हूँ, आओ मेरे साथ चलो। देखो नीलम मैं तुम्हें नहीं भूला हूँ, तुमने लिखा था कि मेरी हो, तुम अगर मेरी हो तो अब मेरे साथ चलो। अकबर की बात सुनकर नीलम का कलेजा हिल गया। इसका बेख्तियार जी चाहा कि वो अकबर का हाथ पकड़े और कहे, ठीक है अकबर चलो, मैं वाकई तुम्हारी हूँ। लेकिन ऐसा वो सिर्फ सोच सकती थी, कर नहीं सकती थी। और जो कर सकती थी वो इसने कर दिया। इसने अपने महबूब को बचा लिया, इसने अपने शोहर को बचा लिया। इसने अकबर को अपनी कसम देकर वापस लौटा दिया। अकबर वापस जाना नहीं चाहता था, वो मरने मारने पर तुला हुआ था। लेकिन नीलम जानती थी कि कर्ल और अकबर का कोई मुकाबला नहीं। अकबर जिसके सामने चूंटी की तरह था, जैसे वो अपनी एक चुटकी में मसल सकता था। इसने अकबर को समझा बुझाकर वापस कर दिया। अकबर इस घर से मायूस होकर लौट आया। फिर इसने होटल में अपना बैग उठाया और वापस कराची के लिए चल पड़ा। अकबर बच्चा ना था, बेवकूफ ना था, वो सारी बातें अच्छी तरह समझता था। इसे ये बात अच्छी तरह मालूम थी कि नीलम ने इसके साथ सर्द रवैया क्यों रखा, क्यों कस्में देकर इसे यहाँ से जाने को कहा। वो जानता था कि सैदपुर के जिन से टक्कर लेना आसान ना था। बड़े बड़े लोग इससे शिकस्त खाकर मैदान छोड़ गए थे। वो बेचारा किस खेत की मूली था।
अकबर के लिए खुशी क्या कम थी कि इसने कई माह बाद नीलम का चेहरा देख लिया था। इसने वो मकान देख लिया था जहाँ नीलम कैद थी। वो कराची जाकर नीलम की रिहाई के लिए कुछ कर सकता था। कराची कैंट स्टेशन पहुंचकर जब वो गाड़ी से बाहर आया तो एक कुली ने लपक कर इसके हाथ से बैग लेना चाहा। अकबर ने अपने बैग को मजबूती से पकड़ लिया और पीछे मुड़कर देखा। तब इसे अपनी आंखों पर यकीन न आया। अकबर ने बड़ी हैरत से कहा, नियाज बाबा आप। नियाज मोहम्मद इसके सामने खड़ा था और जिस हालत में वो इसके सामने खड़ा था वो अकबर को हैरत में डालने के लिए काफी था। वो लाल कमीज पहने था, वो कुली बना हुआ था। बाबा ये सब क्या है? आप मैं कुली क्यों बना हुआ हूँ ये पूछना चाहते हो? नियाज मोहम्मद ने सवाल किया। जी मैं यही मालूम करना चाहता हूँ। ये मैं सजा काट रहा हूँ, बस कुछ दिन और रह गए हैं। नियाज मोहम्मद बोला। सजा? अकबर और हैरान हुआ। किस बात की सजा? सैदपुर के जिन से शिकस्त खाने की सजा। नियाज मोहम्मद ने मगूम लहजे में कहा। ये सजा आपको किसने दी? अकबर ने पूछा। मेरे मुर्शद इमली वाले बाबा ने। नियाज मोहम्मद ने बड़ी हकीकत से कहा। ओह, अकबर को याद आया जब वो मामू फरकान के साथ इमली वाले बाबा से मिलने गए थे तो उन्होंने सजा का जिक्र किया था। इस वक्त वो लोग खौफ के मारे नियाज मोहम्मद के बारे में कोई सवाल नहीं कर सके थे। ये किस किस्म की सजा है? अकबर ने सवाल किया। जब मैं शिकस्त खाकर अपने मुर्शिद के सामने पहुंचा तो वो जलाल में आ गए। उन्होंने मुझसे कुव्वत परवाज़ छीन ली और हुक्म दिया, जा मुसाफिरों के सामान उठा। मैं सामान उठाने के पैसे भी नहीं ले सकता, बस तभी से मैं कुली बना हुआ हूँ। लिहाजा सामान मैं उठाता हूँ और पैसे बूढ़े कुली को दिलवा देता हूँ। ये कमीज भी इसकी है। मैं क्या करूँ? अकबर ने मायूस लहजे में कहा। क्यों, क्या हुआ? आओ कहीं बैठकर बात करते हैं। नियाज मोहम्मद फिक्रमंद हो गया। अकबर और नियाज मोहम्मद स्टेशन से बाहर निकल आए और एक चाय के होटल पर जा बैठे। असल में अंदर की आंख का कुछ और ही मजा है। एक बार खुलकर बंद हो जाए तो इस अजियत का तुम अंदाजा नहीं कर सकते। अकबर, हम तो अंधे हो गए हैं, हमें कुछ सब कुछ दिखाई देते हुए भी कुछ दिखाई नहीं देता। अब तुम खुद ही बताओ कि कहाँ से आ रहे हो। मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जान सकता। मरी से। अकबर ने फौरन बताया। घूमने गए थे? नियाज मोहम्मद ने सवाल किया। बाबा वो सैदपुर का जिन नीलम को यहाँ से ले उड़ा है वो आजकल मरी में है। ये कहकर अकबर ने सारी दास्तान तफसील से नियाज मोहम्मद को सुना दी। नियाज मोहम्मद ने सारी दास्तान सुनकर एक ठंडा सांस लिया। मुझे नहीं मालूम था वो इस कदर खबीस है। मुझे अगर मालूम होता कि इस कदर चालाक और इस कदर जलील जिन है तो इसे जरा भी मौका न देता, जलाकर आग कर देता। पर बाबा अब क्या होगा? अकबर ने उदास लहजे में कहा। आपसे मुलाकात होने के बाद उम्मीद बन गई थी कि इस कमीज से निजात मिल जाएगी, लेकिन मुकाबला हारने के बाद आप ऐसे गायब हुए कि आए नजर आए हैं। फिर इमली वाले बाबा से तवक्को थी कि वो जरूर कुछ करेंगे, लेकिन उन्होंने गफूर दादा के पास भेज दिया और खुद गायब हो गए। अब तो बेचारे गफूर दादा भी ना रहे। मामू फरकान के पास का मामला नहीं। अब मैं करूं तो क्या करूं? जाऊं तो कहाँ जाऊं? इस सरजमीन पर कोई ऐसा इंसान नहीं जो इस खबीस जिन को काबू में करे और मेरी लीला मुझे दिलवा दे। हाँ है, क्यों नहीं? नियाज मोहम्मद ने बड़ी यकीन से कहा। कहाँ है वो? कौन है वो? तुम तो अच्छी तरह जानते हो इन्हें, नाम बताएं। अकबर ने बेकरारी से पूछा। मेरे मुर्शद इमली वाले बाबा। वो है कहाँ? इमली के नीचे तो बंदर बैठे हैं और वो खुद गायब है। मुझे अपने मुर्शद का पैगाम मिला है। अब सारी बात मेरी समझ में आ गई है। क्या पैगाम? अकबर ने पूछा। एक तो मेरी सजा से मुतल्लिक है, मेरी सजा जल्द खत्म होने वाली है। और दूसरा? अकबर ने सवाल किया। दूसरा तुमसे मुतल्लिक है। नियाज मोहम्मद ने बताया। वो क्या? अकबर ने पूछा। इमली वाले बाबा खुद तुम्हारे घर पहुंचेंगे। इनका चिल्ला मुकम्मल होने वाला है और ये चिल्ला उन्होंने सिर्फ सैदपुर जिन के लिए काटा है। बस अकबर अब तुम खुश हो जाओ, तुम्हारी जिंदगी में बाहर आने वाली है। नियाज मोहम्मद इसके लिए खुशबख्ती की अलामत बन गया था। जाओ अब तुम घर जाओ और हमारा इंतजार करो। नियाज मोहम्मद ने कहा। क्या इमली वाले बाबा के साथ आप भी आएंगे? अकबर ने पूछा। अगर मुर्शद ने मेरी कुव्वत परवाज़ बहाल कर दी और मुझे मेरी आंखें लौटा दी तो फिर मैं जरूर इनके साथ आऊंगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो जैसा आप चाहते हैं। अच्छा मैं चलता हूँ। ये कहकर अकबर खड़ा हो गया। जब वो अपने घर पहुंचा तो उसके चेहरे पर शादाबी थी। और क्यों ना होती। नियाज मोहम्मद ने इसे ऐसी नवीद दी थी कि इसके दिल में अनार फूटने लगे। इसने नीलम के सिलसिले में इतने फरेब खाए थे, इतनी अजीजें उठाई थी और वो ये सोचकर दहल जाता था कि वो फिर से कहीं फरेब ना खा रहा हो, लेकिन इस मरतबा कोई फरेब ना था। शायद सच्ची खुशी ऐसे मिलने वाली थी। इसने अपने घर वालों और माऊ फुरकान को मरी का हाल सुना दिया और स्टेशन पर कुली की सूरत में मिलने वाले नियाज मोहम्मद से मुलाकात का जिक्र भी कर दिया। इस जिक्र पर सबका दिल खुश होने को चाहा, मगर जाने क्यों हर शख्स ने खुशी का इजहार करने से एतराज किया, इसलिए कि खुशियां निराश नहीं आती थी। काम बनते बनते बिगड़ जाता था। नियाज मोहम्मद इमली वाले बाबा के बारे में कोई हतमी खबर नहीं दी थी कि वो कब आएंगे। इमली वाले बाबा का इतना पैगाम ही अकबर की जिंदगी में जान डाल देने के लिए काफी था। पर नियाज मोहम्मद ने इमली वाले बाबा के बारे में अकबर को बता दिया था कि वो घर पहुंचेंगे। दोनों अपनी जगह इंतजार कर रहे थे। फिर वो इंतजार खत्म हुआ। एक दिन सुबह ही घंटी बजी। ख्याल हुआ कि दूध वाला आया है। राजदा ने गेट खोलकर दूध की देगची आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन फिर वो फौरन ही झिझक कर पीछे हट गई और गेट बंद करके अंदर से बोली, जी आप कौन है? बेटा मैं नियाज मोहम्मद हूँ, अकबर को उठाकर बाहर भेजो। नियाज मोहम्मद का नाम सुनकर राजदा चौंकी और फिर अच्छा कहकर तेजी से घर के अंदर आई। अकबर के कमरे में पहुंचकर जिसे झंझोर को उठाया। अकबर भाई उठे। भाई क्या मुसीबत आ गई? वो झंझला गया। मुसीबत नहीं, खुशी आई है। राजदा ने मुस्कुरा कर कहा। खुशी आई है? अकबर की समझ में कुछ ना आया। वो उठकर आंखें मलने लगा। बाहर नियाज बाबा आए हैं, जल्दी जाइए और वो आपको बुला रहे हैं। नियाज मोहम्मद का नाम सुनकर गोया इसमें स्प्रिंग लग गए। वो उछलकर खड़ा हो गया और भागता हुआ गेट तक पहुंचा। गेट खोलकर देखा तो सामने नियाज मोहम्मद खड़ा, मुस्कुराता हुआ नियाज मोहम्मद। नियाज बाबा आप कैसे हैं? आप अंदर आ जाए। अकबर ने इसके लिए रास्ता छोड़ा। नियाज मोहम्मद छोटे गेट से अंदर आ गया। अंदर आया तो सैदपुर के जिनसे अपना मुकाबला याद आ गया। एक लम्हे में कई रंग इसके चेहरे पर आकर गुजर गए। बाबा आपकी सजा का क्या हुआ? सजा खत्म हो गई और मेरा कल भी मुझे वापस मिल गया।
नियाज मोहम्मद ने अपनी जुबान में बात की। इमली वाले बाबा कहाँ हैं? वो नहीं आए। अकबर को तशवीश हुई। वो आने वाले हैं, उन्होंने पहले मुझे भेज दिया है ताकि मैं झाड़ झंकार को साफ कर दूं। लेकिन यहाँ तो कोई झाड़ झंकार नहीं है, साफ सुथरा लॉन है, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। नियाज मोहम्मद ने चारों तरफ नजरें घुमाई। फिर वो लॉन में दाखिल हो गया और लॉन के बीचों बीच इस जगह जाकर रुक गया जहां इसने सैदपुर के जिनका मुकाबला करते हुए सार खींचा था। फिर वो इस जगह जूते उतार कर बैठ गया। इसका मुंह शुमाल की तरफ था। मेरे लिए क्या हुक्म है? अकबर ने पूछा। बस तुम घर में जाकर आराम करो। नियाज मोहम्मद ने इसने मुस्कुरा कर देखा। आप नाश्ता वगैरह नहीं करेंगे? नहीं अकबर, मैं मुर्शद के आने से पहले अपना काम मुकम्मल कर लेना चाहता हूँ। वो इस घर में 3 दिन तक रहेंगे। इन 3 दिनों में नीलम किसी भी वक्त आजाद होकर आ जाएगी, या यूं समझ लो कि वो खबीज नीलम को यहाँ लाने पर मजबूर होगा। क्या आपने इमली वाले बाबा को बता दिया है कि इस वक्त नीलम कहाँ है? मुझे इन्हें कुछ बताने की क्या जरूरत है भला, वो बीना आदमी है, इनकी नजर दूर तक देखती है। खैर, तो मैं तुम्हें ये बता रहा था कि नीलम के घर में आने के बाद तुम लोगों को ये घर खाली करना पड़ेगा। अब तुम घर में जाओ और मुझे अपना काम करने दो। नियाज बाबा, क्या मैं गेट खोल दूं? वो किस लिए? नियाज मोहम्मद ने पूछा। इमली वाले बाबा आएंगे तो इन्हें घंटी बजाना पड़ेगी, फिर गेट खोलने तक इन्हें इंतजार की जहमत उठाना पड़ेगी। अकबर बोला, मेरे मुर्शद ने कभी इंतजार नहीं किया। नियाज मोहम्मद ने बेनियाजी से कहा, और बंद दरवाजे इनके सामने कोई हकीकत नहीं रखते। वैसे तुम चाहो तो गेट खोल दो। अकबर ने घर का पूरा गेट खोल दिया और घर में दाखिल होकर घर का दरवाजा बंद कर लिया।